Good morning, बच्चों. Welcome in this line session, which is organized by BMC. मैं पूजा त्रिपाठी बच्चों कलीना म्यूनिसिपल सेकेंडरी से बोल रही हूँ. आज हम लोग ना नई स्टैंडर्ड की तो आपकी टेक्स्ट बुक से 2.1 आप लोगों का हो गया होगा. 2.2 हेलन केलर लेसन का नाम है हेलन केलर एंड एनी सुलिवन. इनके बारे में बात करेंगे बच्चों. आज के बारे में पढ़ेंगे. एक अच्छी कहानी है जो बचपन में ही अंधी और बहरी हो चुकी थी. इस लेसन को खुद हेलन केलर जी ने ही लिखा है, जो आगे चल के पूरी दुनिया में उन्होंने अपने जो उनको शारीरिक तकलीफ थी, जो अंधे और बहरी थी, इसको सबको उन्होंने एकदम साइड में रख के उन्होंने अपने जीवन और समाज के लिए उन्होंने बहुत कार्य किया. ये और अपनी शिक्षिका की सहायता से उन्होंने हेलन केलर जी ने स्वयं और अपनी शिक्षिका की सहायता से कैसे जीवन में आगे बढ़ी, इसके बारे में बताया गया. इस लेसन में बच्चों जब वो अपने टीचर से मिली और वहाँ का वातावरण कैसा था, और वो उनको एक्सेप्ट करके टीचर ने भी, जो कि उनकी टीचर भी लगभग अंधी और बहरी थी, तो भी उन्होंने उनके साथ मिलके कैसे जीवन को आगे बढ़ाया. कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाती है किसी में, तो वो बोलते हैं कि अरे हम ये काम कैसे करेंगे, हमसे ये नहीं हो रहा है, हमारे पास पैर नहीं है, या हमारे पास आँख नहीं, हमारे पास हम देख नहीं सकते. बट इन्होंने इन सब चीज़ों को अपने लाइफ में वीकनेस नहीं बनने दिया, और अपनी टीचर की सहायता से वो अपने जीवन में आगे बढ़ी और खुशी से रही. तो इस प्रकार जो उनकी टीचर उनके लाइफ में आती हैं, और क्या वातावरण होता है बच्चों, ये लेसन में हम उनके बारे में और उनकी शिक्षिका के बारे में पढ़ेंगे, और कैसे वो अपने जीवन में आगे बढ़ी. इसके पहले ये लेसन स्टार्ट करने के पहले उनका मानना था बच्चों कि नॉलेज इज लव एंड लाइट एंड विजन. आप लोग पेज नंबर 37 देखिए अपने टेक्स्ट बुक में. उनका कहना था कि नॉलेज इज लव एंड लाइट एंड विजन. ज्ञान ही प्यार, प्रकाश और दृष्टि है. यहाँ पे विजन मतलब दृष्टि है. अगर आपके पास बच्चों नॉलेज है तो आप आगे बढ़ सकते हो, वही हमारा प्रकाश और दृष्टि है. ऐसा नहीं है कि आपके पास आँख नहीं है तो आप कुछ देख ही नहीं सकते. उनका ऐसा मानना था. तो बच्चों थोड़ा सा सबसे पहले हम लोग हेलन केलर के बारे में देखेंगे, और उनकी टीचर के भी लाइफ के बारे में देखेंगे कि उन दोनों के कॉम्बिनेशन से उन दोनों ने एक दूसरे को कैसे सपोर्ट किया, और हेलन केलर छोटी थी और उनकी टीचर ने कैसे सपोर्ट करके उनको जीवन में आगे बढ़ना सिखाया. तो बच्चों हेलन केलर का जन्म 27 जून 1880 में दक्षिणी यूएसए के एक छोटे से शहर अल्बामा में हुआ. छोटे शहर की थी, बहुत बड़े शहर की वो नहीं थी. उनके पिताजी का नाम था आर्थर एच केलर, जो एक समाचार पत्र के संपादक थे, और माँ उनकी हाउसवाइफ थी. और उनकी पूरी फैमिली एक पुराने घर में रहते थे वो लोग, और बड़े खुशी से रहते थे. बट हेलन केलर की वजह से, उनकी जो बच्ची थी उनकी वजह से उनके पेरेंट्स जरा दुखी रहते थे. ये एक ऐसी बच्ची की कहानी थी बच्चों की, जो वो छोटी उम्र में ही उन्होंने सुनने और बोलने की शक्ति को खो चुकी थी. मतलब ब्लाइंड एंड डेफ दोनों हो गई थी. अंधी और बहरी हो जाने के कारण वो कुछ सुन नहीं पाती थी, और अंधी होने के कारण वो देख नहीं पाती थी. तो बहुत सारे बच्चे जनरली रहते हैं ना, कि अगर वो देख पाते हैं ना बच्चों, तो उनके दूसरों के लिप्स मूवमेंट से वो समझ पाते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, और उनका अनुकरण करके वो भी बोलते हैं. बट हेलन केलर तो बोल भी नहीं पाती थी, और इसकी वजह से वो अपनी चीज को किसी को समझाना और किसी की चीज को समझना उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा था. और ये चीज उनको 2 साल की छोटी उम्र थी उनकी, 2 साल की, लगभग 18-19 महीने की थी, जब वो बच्चों बीमार पड़ गई. और ऐसी बीमारी उनको हुई. अब आप बोलोगे कि ये डेफ एंड डम कैसे हो गई, तो ऐसी कुछ उनको बीमारी हो गई जिसमें इंसान मर जाता है.
तो बच्चों ये 2 साल की उम्र की थी, तब वो बीमार पड़ गई, बहुत बीमार पड़ गई और जनरली ऐसी बीमारियों में लोग मर जाते हैं। बट वो बच गई, लेकिन भगवान ने उनसे देखने की शक्ति और सुनने की शक्ति दोनों छीन ली। अब उनके पेरेंट्स ना बच्चों बहुत परेशान रहते थे और वो भी है ना बहुत लाइफ से स्ट्रगल कर रही थी, क्योंकि वो देख नहीं पाती थी, वो कोई चीज को सुन नहीं पाती थी। बस अकेले अकेले वो पड़ी रहती थी, उनके साथ कोई बच्चे खेलते नहीं थे। अपनी बात को समझाना, दूसरे की बात को समझना, ये बहुत ही उनके लिए मुश्किल हो रहा था। ऐसे ही उनकी जिंदगी 5-6 साल तक ऐसे ही निकलती रही, अकेले बैठी रहती थी। कोई खेल, बच्चे जनरली उस उम्र में खेलते हैं, बट उनकी लाइफ है ना अकेले अकेले ही, और वो अपने अंदर बहुत चिड़चिड़ मतलब उनको बहुत गुस्सा आता था। क्योंकि बच्चों बीमारी के पहले ना वो एकदम नॉर्मल बच्चों की जैसे थी। जैसे बच्चे सीखते हैं ना, छोटे छोटे वर्ड्स बोलना सीखते हैं छोटी उम्र में, तो वो भी नॉर्मल थी। इसलिए जैसे कि पानी को वो वाह वाह करती थी, जैसे छोटे बच्चे करते हैं, यस के लिए हाँ करना, फिर सर हिलाती थी, नहीं के लिए नो। अभी समझो कोई उनको पास में चाहिए तो वो उनको खींचती थी, नहीं के लिए वो पुश करती थी। वो सारी चीजें ना उनकी लाइफ से वो चली गई थी। 18 महीने के पहले, 19 महीने के पहले वो नॉर्मल थी, तो जो उन्होंने उस वक्त सीखा था बस उनको थोड़ा थोड़ा याद था। उसके बाद तो वो जो प्रकृति है, माँ को देखना, पिताजी को देखना या उनके घर की चीजों को देखना, वो कुछ भी नहीं देख पाती थी, ना ही बोल पाती। बट इंटेलिजेंट थी, दिमाग तो चल रहा था, उनकी सोच थी, उनका दिमाग ये सब था। वो सोचती थी कि मैं भी बच्चों के साथ खेलूं, मैं भी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करूं। बट वो बच्चों कुछ भी नहीं कर पाती थी। ये उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट समय था, और इसकी वजह से उनको कभी कभी न अपनी माँ के ऊपर, अपने फ्रेंड्स के ऊपर, या घर में जो सर्वेंट थे काम करते उनके ऊपर उनको बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि वो अपनी चीजों को बोल नहीं पाती थी। तो एक ये सारी चीजों को देख के माँ को भी बहुत दुख होता था। तो एक दिन बच्चों हेलन केलर की माँ ने एक न्यूज़पेपर में एक इंस्टीट्यूशन के बारे में देखा, एक इंस्टीट्यूट जहाँ पे इस प्रकार के बच्चों को पढ़ाया जाता है। और तब उनकी माँ ने उनको उस इंस्टीट्यूट से कंसल्ट किया, मतलब उस इंस्टीट्यूट में बात की कि भाई मेरी बच्ची भी ऐसी है और मैं अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहती हूँ। तो वहाँ के इंस्टीट्यूशन में उनकी टीचर को, एक टीचर को उनके घर पे, हेलन केलर के घर पे भेजा, और उस टीचर का नाम था, उस दिन से हेलन केलर की लाइफ बच्चों एकदम बदल गई, और उनका नाम था एनी सुलिवन। जो स्वयं भी वो टीचर भी थी, वो स्वयं भी लगभग अंधी ही थी, और उन्होंने भी है ना उसी स्कूल से, उसी इंस्टीट्यूशन से उन्होंने नेत्रहीन लोगों को, जो देख नहीं पाते, जो सुन नहीं पाते हैं, उसके लिए उन्होंने वहां से पढ़ाई की थी। कि मैं भी पढ़ी, वो भी पढ़ी वहां से और टीचर बनी, और वो चाहती थी कि मैं अपने जैसे बच्चों को भी पढ़ाऊं। तो वो उसी इंस्टीट्यूट से, वहां से एक इंस्टीट्यूट से टीचर को वहां पे एनी सुलिवन के घर में भेजा गया। और ये एनी सुलिवन की जो टीचर थी ना बच्चों, वो स्पेलिंग मेथड, जो फिंगर स्पेलिंग मेथड जिसको हम कहते हैं, कि उनके फिंगर्स को टच करके उनके हाथ पे है ना कुछ शब्द लिखना, और उस शब्द को बार बार है ना रिपीट करना अपने फिंगर से लिख के, वो स्पेलिंग मेथड से हेलन केलर को वो सिखाना चाहती थी। क्योंकि जो देख नहीं सकते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, उनके लिए यही मेथड जो है पढ़ाने का जो तरीका था, यही मेथड था, और और यही मेथड वो अप्लाई करती थी, करने के लिए हेलन केलर के पास आई थी कि हम इसी से उनको पढ़ा के आगे बढ़ा सकते हैं। और उस दिन के बाद से बच्चों, वो अपने अद्भुत शान, मतलब वो तो इंटेलिजेंट थी, और उनको भी पढ़ना था, उनको भी लग रहा था कि मैं बस ऐसे ही पढ़ी हूँ, मुझे कुछ सिखाया नहीं जा रहा है, या मैं कुछ जान नहीं सकती। बट उनकी टीचर जब उनके लाइफ में आई, तो अपने साहस, हिम्मत और अपने दिमाग का उपयोग करके, और अपने टीचर की सहायता से बच्चों, उन्होंने आगे पढ़ना लिखना शुरू किया, स्कूल गई, कॉलेज गई, उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की, विद्यालय में भी, विश्वविद्यालय में भी उन्होंने एडमिशन लिया, और उन्होंने आगे चल के बहुत ही सामाजिक कार्य भी किया, और अपना जीवन वो खुशी से बिताने लगी। तो बच्चों यहाँ पे हेलन केलर और उनके टीचर की जो कहानी है, जो स्टोरी है,
इस लेसन में हम लोग देखेंगे। आप लोग यहाँ पे हुआ है, बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पेज नंबर 37। Helen Keller became ill at the age of 2. फर्स्ट पैराग्राफ देखिए बच्चों। हेलन केलर बिकम इल एट द एज ऑफ 2 एंड वाज लेफ्ट बिहाइंड एंड ब्लाइंड एंड डेफ। बच्चों 2 साल की उम्र में वो इतनी बीमार पड़ी कि वो अंधी और बहरी दोनों हो गई। फॉर द नेक्स्ट 5 years शी ग्रो अप इन अ वर्ल्ड ऑफ डार्कनेस एम्प्टीनेस। 5 साल तक है ना वो पूरे है ना एकदम खालीपन और डार्कनेस ऐसे ही बैठी रहती थी। उनकी माँ उनका जो काम करती थी, उसके बाद वो कुछ भी नहीं कर पाती थी और ऐसे ऐसे उनकी 5 साल की लाइफ बच्चों ऐसे ही कई खालीपन और डार्कनेस में। शी वॉज अफ्रेड अलोन एंड विदाउट एनी एंकर। वो बहुत डरी हुई रहती थी, भयभीत। अफ्रेड मतलब बच्चों भयभीत, अलोन मतलब अकेली। वो डरी हुई रहती थी, अकेली रहती थी। एंकर मतलब असहाय, और उनकी हेल्प के लिए कोई नहीं रहता था। उनको हमेशा डर लगा रहता था कि अब मैं चलूंगी तो कहाँ पे गिर जाऊंगी, मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं था। एक जगह बैठी रहती थी। दिस इज द स्टोरी ऑफ हर मीटिंग द टीचर हु वुड चेंज हर लाइफ। ये जो आपको मैंने पहले भी बताया बच्चों, ये जो पूरी स्टोरी है, जब उनकी टीचर उनसे मिलने के लिए आती है और उस दिन से उनकी लाइफ कितनी चेंज हो जाती है और खुशियों से भर जाती है, उसके बारे में है। The most important day I remember in all my life is the one on which my teacher। वो बोल रही हैं, उन्होंने ही ये लेसन लिखा हुआ है, स्टोरी लिखी हुई है। तो बोलती है वो दिन जिस दिन मेरी टीचर आई मुझसे मिलने के लिए, वो दिन मैं अपनी लाइफ में कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर मी। उनका नाम था एनी मिन्सफील्ड सुलिवन। Came to me, I am filled with wonder when I consider the immeasurable contrast between the two lives which it connects. It was the वो ये बता रही हैं कि जब वो मेरी लाइफ में आई, मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे बहुत आश्चर्य भी होता है उस समय को, उस सिचुएशन को सोच के कि किस प्रकार से मेरी टीचर ने अपनी लाइफ और मेरी लाइफ को जो एकदम कॉन्ट्रास्ट, जो हम मेजर भी नहीं कर सकते हैं, नाप भी नहीं कर सकते, दोनों की लाइफ इतनी कॉन्ट्रास्ट थी, विरोधाभास बोल सकते हैं बच्चों, कि वो भी अंधी थी और ये भी अंधी थी। फिर भी उनकी टीचर ने उनकी लाइफ में कितना ड्रास्टिक चेंज किया और उन्होंने कैसे दोनों की लाइफ को कनेक्ट किया, एक दूसरे को समझने लगे वो लोग। It was the 3rd of March 1887, 3 months before I was 7 years old। वो बताती हैं कि उस दिन का जो दिन था बच्चों, 3rd मार्च का दिन था और 7 साल होने में सिर्फ 3 महीना बाकी था। तब उनकी टीचर ने उनकी लाइफ में एंट्री लिया। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ चिल्ड्रन। On the afternoon of that eventful day, I stood on the porch, dumb and expectant। तो वो बोल रही हैं कि उस जो वो दोपहर का समय था, उस दिन मैं ना चुपचाप अपने पोर्च मतलब बच्चों बारांदा होता है, दरवाजा घर के बाहर का जो प्लेस होता है, वहां पे वो चुपचाप है ना ऐसे गूंगी और असहाय खड़ी हुई थी। बट मन में उनके कुछ आशा चल रही थी और वो घर के सिचुएशन आई गेस्ड वेगली from my mother's sign and from the hurrying to all fro in the house that something unusual was about to happen। उनको समझ में आ रहा था कि शायद मेरे घर में न कुछ रोज की अपेक्षा कुछ अलग होने वाला है। वो गेस कर रही थी, दिमाग तो उनका चल रहा था, बट उनकी मम्मी के हलचल, उनकी मम्मी जो इधर उधर और हलचल जो हो चल रही थी, उन्हें ऐसा लगा कि शायद घर में रोज की अपेक्षा कुछ अलग होने वाला है। कि मम्मी जल्दी जल्दी ये कर रही थी कि हाँ टीचर आने वाली है, तो रोज जो सिचुएशन था उससे थोड़ा अलग था। तो उनको लग रहा था कि आज कुछ होने वाला है शायद। सो आई वेंट टू द डोर एंड वेटेड ऑन द स्टेप्स। फिर वो दरवाजे के पास, वो सीढ़ियों पे गई और वो वेट करने लगी वहां पे। द आफ्टरनून सन penetrated the mass of honeysuckle that covered the porch and fell on my upturned face।
वो उस समय के वातावरण का बच्चों सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रही हैं, बता रही हैं कि दोपहर का समय था। वहां पे पेनेट्रेटेड मतलब बच्चों अंदर घुसना। तो वो जहाँ पे उनके घर के आसपास जो बेल का पेड़ था, तो उसकी जो लताएं थी उससे सूर्य की किरण उससे होके उनके फेस पे, पोर्च में जहाँ वो खड़ी थी, उसके उनके फेस पे है ना सूर्य की किरण आ रही थी अंदर से, छन के घुस के, मतलब पत्तों से बाहर आके उनके चेहरे पे आ रही थी। My finger lingered almost unconsciously on the familiar leaves and blossom which had just come forth to greet the sweet southern spring. अब वो बता रही हैं कि ये स्प्रिंग का मौसम था, मतलब वसंत ऋतु का मौसम था, जो दक्षिण की तरफ से आता है। वो बोल रही है कि मेरी उंगलियां जो थी वो ऑटोमेटिक वहां के जो पत्ते थे, लीव्स मतलब बच्चों पत्ते, एंड ब्लॉसम, ब्लॉसम मतलब बौरे जो होती हैं, जो नए नए उसमें बौर आई हुई रहती है, उनके उनके ऊपर उनकी फिंगर है ना इस प्रकार से ऐसे अपने हाथों को वो घुमाने लगी और उनको बड़ा अच्छा लग रहा था। उनको खुशी महसूस हो रही थी कि वसंत ऋतु का मौसम था और उनकी फिंगर है ना उन लीव्स के ऊपर ऐसे ऐसे वो हाथ फेर रही थी और सूर्य की किरण है ना लताओं से आके उनके चेहरे पे पड़ रही थी। I did not know what the future held of a marvel or surprise for me. उनको उनको कोई अंदाजा नहीं था कि आगे जो फ्यूचर में उनके साथ, मतलब आगे जो भविष्य में होने वाला है, उनको उसकी कल्पना भी नहीं थी कि उनके साथ क्या होने वाला है या भविष्य उनको क्या सरप्राइज देने वाला है। Anger and bitterness had preyed upon me continually for weeks, and deep languor had succeeded this passionate struggle. अब वो ये यहाँ बता रही हैं कि एंगर मतलब बच्चों गुस्सा, बिटरनेस मतलब कड़वाहट। वो बोल रही हैं कि जो उनके अंदर गुस्सा, कड़वाहट जो काफी दिनों से, काफी वीक से चल रहा था, वो उसकी शिकार हो गई थी। उनको हर चीज पे गुस्सा आ रहा था और उनका जो लाइफ से स्ट्रगल चालू था, क्योंकि वो चीजों को नहीं देख पाती थी, नहीं समझ पाती थी। उनको उनका दिमाग चल रहा था, उनको बहुत कुछ करने की इच्छा थी बट कर नहीं पा रही थी। इसके लिए उनको गुस्सा और एंगर, उनके बीच में बिटरनेस था। और वो बोल रही हैं कि उस टाइम जब मेरी टीचर आई मुझसे मिलने के लिए, तो ये सब मैं स्ट्रगल करके मैं थक चुकी थी, मतलब उनके अंदर एक थकान सी आ गई थी। नेक्स्ट पैराग्राफ बच्चों। Have ever been a sea in a dense fog when it seemed as if tangible white darkness shut you in, and the great ship, tense and anxious, groped her way towards the shore with plummet and sounding line, and you waited with beating heart for something to happen. अब देखो बच्चों, यहाँ पे है ना, यहाँ पे भी वो अपनी भावना, उनकी भावना, उनके मन में क्या स्ट्रगल चल रहा था, वो यहाँ पे एक्सप्लेन की हैं कि क्या तुमने कभी है ना समुद्र के किनारे घने कोहरे में गए हो। मतलब उनका कहना है कि आप समुद्र के किनारे जहाँ घना कोहरा हो, क्या वहां पे गए हो। ऐसा लगता है कि जो वहां का अंधेरा, शुभ्र अंधेरा, मतलब कि अ, सुबह का समय है लेकिन उनको वो अंधेरा महसूस हो रहा है, कि जैसे है ना वो अंधेरे ने, शुभ्र अंधेरे ने उनको कैद कर रखा हो। और उसके बीच जो जहाज है, जो वो अपने आप को वहां पे है ना जहाज के रूप में रख रही है, कि वो जो जहाज है वो बहुत ही तनावग्रस्त है, मतलब बहुत टेंस है, आतुर है। उनको लग रहा है कि जैसे वो जहाज उस वक्त है ना अपना मार्ग ढूंढ रहा हो और सीधी रेखा में अपना मार्ग ढूंढता ढूंढता कहीं चला जा रहा है, बट मन में एक उलझन है, एक धड़कन है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो वो अपने आप को वहां पे जहाज के रूप में प्रेजेंट कर रही हैं कि जैसे उनको भी है ना किसी अंधेरे ने घेर लिया हो, कैद कर लिया, और वो अपना रास्ता नहीं ढूंढ पा रही हैं। वो बहुत कोशिश कर रही हैं अपना रास्ता ढूंढने की, और दिल में एक धड़कन है, उनके मन में एक डर है कि क्या मैं रास्ता ढूंढ पाऊंगी। तो ये डर के साथ है ना वो जी रही थी। और वहां पे उन्होंने जहाज को, जो जहाज बहुत टेंशन में है, जो आतुर है बाहर निकलने की, उसे अपने आप को वहां पे वो प्रेजेंट कर रही हैं। आई वॉज, यहाँ पे बच्चों देखो,
टेंस मतलब बहुत ही तनावग्रस्त, एंग्सियस मतलब आतुर, फिर ग्रॉप्ड मतलब टटोलना, वो मतलब रास्ता ढूंढ रही हैं बाहर निकलने का इस वातावरण के इस अंधेरे से। आई वॉज लाइक दैट शिप बिफोर माई एजुकेशन बिगेन। वो बोल रही हैं कि जब मेरी पढ़ाई शुरू हुई मैं भी उसी शिप के जैसे थी। पढ़ाई मेरी स्टार्ट जब मेरी टीचर मेरे लाइफ में आई, उसके पहले मेरी भी लाइफ ऐसे ही थी। ओनली आई वॉज विदाउट कंपास और साउंडिंग लाइन। वो बोल रही हैं कि बस जैसे समुद्र में जो जहाज रहता है तो उसके पास दिशा सूचक यंत्र रहता है, गहराई नापने की मशीन रहती है, बट मेरे पास ये सब कुछ भी नहीं था और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मेरी लाइफ कहाँ जा रही है। नेक्स्ट पैराग्राफ। एंड हैड नो वे ऑफ नोइंग हाउ नियर द हार्बर वॉज। उनको बंदरगाह, हार्बर मतलब बच्चों बंदरगाह, और उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि मेरा मेरे मार्ग में मेरा हार्बर कहाँ है, बंदरगाह कहाँ मैं रुकूंगी। उनकी लाइफ को वो अपनी लाइफ में वो समझ ही नहीं पा रही थी, और ये सारा सिचुएशन उनकी स्टडी, उनकी टीचर और उनकी पढ़ाई के पहले उनकी हालत एक शिप के जैसे थी जिसको अंधेरे ने घेर रखा है। देखो बच्चों यहाँ पे, लाइट गिव मी लाइट was the wordless cry of my soul, and the light of love shone on me in that very hour. एक एक निशब्द मतलब बोल तो नहीं पाती थी, तो यहाँ पे बताया गया है कि वो बोल रही हैं कि रोशनी, प्रकाश, मुझे प्रकाश दो। एक है ना निशब्द उनकी आत्मा की ये पुकार थी कि प्लीज मुझे लाइट दो, मतलब मुझे रोशनी दो, मैं कुछ देख पाऊं। मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ अपने लाइफ को। एंड द लाइट ऑफ लव, उन्होंने उन्होंने तुरंत कहा उसके बाद कि जो मैं मांग रही थी भगवान से, वो थोड़ी ही देर में मुझे प्यार की रोशनी, जो प्रेम की जो रोशनी है, वो मुझे उसी वक्त थोड़े ही समय में मुझे मिल गई। वेरी आवर, थोड़े ही समय में मिल गई। जो उनके शब्द की पुकार थी वो पूरी हो गई, और अब उनकी टीचर की एंट्री उनके लाइफ में होती है। इसीलिए उन्होंने यहाँ पे कहा है कि थोड़े ही समय में मुझे वो प्यार, वो लव मिल गया। आई फेल्ट अप्रोचिंग फुटस्टेप्स, आई स्ट्रेच आउट माई हैंड एज आई सपोज इट वॉज माई मदर। उन्होंने है ना देखा कि उनकी दिशा में कुछ कदम आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने हाथ को ना बढ़ा दिया, बिकॉज शी वॉज नॉट एबल टू सी। तो उन्होंने अपने हाथ को स्ट्रेच किया और बढ़ा दिया। उनको लगा कि उनकी माँ है, तो वो सोची अपनी माँ को मैं पकड़ लेती हूँ। Someone took it, and I was caught up and held close in the arms of her who had come to reveal all things to me, and more than all things else to love me. वो बता रही हैं कि जैसे ही मैंने अपना हाथ है ना स्ट्रेच किया, मुझे लगा मेरी माँ है, उतने में ही किसी और ने उनके हाथ को पकड़ लिया, एंड उन्होंने अपने तरफ खींच लिया और उनको अपने आर्म्स में मतलब अपने बाहों में जकड़ लिया और उनको अपने गले से लगा दिया। वो कौन थी? उन्होंने कहा कि ये ऐसी औरत थी जो मुझे अपने आप से ही मिलवाने आई थी। रिवील मतलब बच्चों साक्षात्कार, कि वो बोल रही हैं, एंड हेलन केलर भी बोल रही हैं कि वो मेरी टीचर थी जिन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया और मुझे उन्होंने प्यार किया। सबसे बड़ी बात है कि वो मुझे प्यार करने के लिए आई थी, मेरा विश्वास जीतने के लिए आई थी, और मुझे अपने आप से ही मिलवाने आई थी, मतलब अपने आप से ही साक्षात्कार करवाने के लिए आई थी। और उनके इस रिलैक्सिंग सिचुएशन की वजह से उनको उस वक्त बहुत अच्छा लगा कि मुझे कोई दूसरी, शायद ये मेरी टीचर है जो मुझसे ही मिलवाने के लिए आई है। नेक्स्ट पैराग्राफ बच्चों। द मॉर्निंग आफ्टर माई टीचर केम, शी लेड मी इनटू हर रूम एंड गेव मी अ डॉल। दूसरे दिन सुबह उनकी टीचर आई और हेलन केलर को लेके उनके कमरे में गई, और वहां पे उनकी टीचर ने उनको एक डॉल दिया, एक गुड़िया दी। द लिटिल ब्लाइंड children at the Perkins institution had sent it, and Laura Bridgman had dressed it. अब ये डॉल कहाँ से लाई थी? उनकी टीचर है ना, अपने साथ वो जो डॉल लाई थी, वो जो पर्किन इंस्टीट्यूट, जिस इंस्टीट्यूट से वो जो टीचर आई थी,
वहां से वो डॉल लेके आई थी, जिसको वहां के ही बच्चों ने, जो वहां नेत्रहीन और ब्लाइंड बच्चे जो थे, उन्होंने ही उस टीचर को दिया था कि जाके हेलन केलर को दे देना। और जो लॉरा ब्रिजमैन थी, जो वहाँ एक लेडी थी, उन्होंने उसको ड्रेसअप किया था, मतलब डॉल को सजा के उन्होंने दिया था कि आप ये जाके हेलन केलर को दे देना। बट आई डिड नॉट नो दिस अंटिल आफ्टरवर्ड। बट उस वक्त उनको पता नहीं था, बाद में ये चीज उनको पता चला कि ये डॉल है ना, वहाँ के बच्चों ने, पर्किन इंस्टीट्यूट के बच्चों ने उनके लिए भेजा था। उसका मेंशन उन्होंने किया कि ये बात उनको बाद में पता चली, और उनको पता चला कि उन्होंने भेजा है। When I played with it a little while, Miss Sullivan slowly spilled into my hand the word DOLL। अब बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ से उनकी पढ़ाई शुरू होती है। वो जब खेल रही थी उस डॉल के साथ, तो जो उनकी टीचर थी, जो सुलिवन टीचर थी, उन्होंने धीरे से उनका हाथ लिया और वो उनके हाथ पे स्लोली, धीरे धीरे उन्होंने लिख दिया DOLL, ऐसे लिखा उन्होंने। I was at once interested in this finger play and tried to imitate। वो है ना, ये जो उन्होंने, टीचर ने जो DOLL लिखा, तो उनको बड़ा मजा आया, इंटरेस्ट, बहुत उनको इंटरेस्ट आया। और उन्होंने भी है ना, उनके फिंगर पर सेम जैसे उन्होंने DOLL लिखा, तो उन्होंने भी उनके फिंगर पे लिखा, और वो उनका अनुकरण करके, कॉपी करके, इमिटिएट मतलब बच्चों कॉपी करना, अनुकरण करना, तो वही कॉपी करके उन्होंने उनके फिंगर पे भी लिख दिया। और इस खेल में वो बोल रही हैं कि ये खेल था मेरे लिए उस वक्त, मुझे बड़ा मजा आया। When I finally succeeded in making the letters correctly, I was flushed with childish pleasure and pride। बच्चों यहाँ पे देखो, फ्लश्ड मतलब होता है कि चेहरे पे लालिमा आना, मतलब हम जब कोई कार्य करते हैं और हमको बहुत खुशी मिलती है, तो उस प्रकार की जो लालिमा उनके चेहरे पे आ गई थी। तो वो बोली कि जब मैं ये जो भी वर्ड मेरी टीचर लिख रही थी, और जब मैं उसको फाइनली करेक्टली जब मैं लिख लेती थी, तो मुझे बहुत मजा आता था। जैसे छोटे बच्चों को कोई काम करके जो खुशी मिलती है, प्लेजर मतलब बच्चों खुशी, जो खुशी मिलती है और गर्व महसूस होता है, वैसे मुझे फील हो रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था, मजा आ रहा था। रनिंग डाउनस्टेयर टू माय मदर, आई हेल्ड अप माय हैंड एंड मेड द लेटर्स फॉर डॉल। वो बोल रही हैं कि जब मैं अपनी माँ के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरती थी, तब मैं अपनी माँ का हाथ छोड़ के, हाथ ऊपर करके, मैं अपने ही फिंगर से उस पे, जो वो टीचर से सीखी रहती हैं, वो उनको दीवार पे ऐसे लिखती थी, जैसे डॉल सीख लिया, कुछ और वर्ड सीखा है, तो उनको बड़ा अच्छा लगता था, मजा आता था, और उनके अंदर ये फीलिंग आ गई थी कि मैं कुछ सीख रही हूँ। I did not know that I was spelling a word or even that word exists। उनको बस वो अनुकरण कर रही थी, उनको ये पता नहीं था कि किसी भी चीज के लिए उसका नाम होता है। जैसे टीचर ने डॉल दिया, तो उस डॉल का नाम डॉल है, वो ये चीज उनको पता नहीं थी। उनको लगा ये कोई गेम है, खेल है, तो वो अपनी टीचर के साथ खेल रही थी, बट उनकी टीचर उनको सिखा रही थी। बट उनको बस लग रहा था कि मेरे साथ टीचर मेरी कुछ खेल रही है, और उनको अच्छा लग रहा था। I was simply making my fingers go in monkey like imitation। बाद में वो सब रियलाइज की हैं, तो बता रही हैं कि उस टाइम मुझे वो खेल लग रहा था, बट मेरी टीचर मुझे सिखा रही थी। आई वॉज सिंपली मेकिंग माई फिंगर, मतलब वो तो सिर्फ है ना, बोलती यहाँ पे बोल रही मंकी लाइक इमिटेशन, जैसे बंदर किसी चीज का अनुकरण करते हैं, उसी प्रकार मैं यहाँ पे जो मेरी टीचर लिख रही थी, मैं उसका अनुकरण कर रही थी, बट मुझे कुछ पता नहीं था कि हाँ मेरी टीचर मुझे कुछ सिखा रही है। इन द डेज दैट फॉलोड, लर्न टू स्पेल इन दिस uncomprehending way a great many words, among them pen, hat, cup, and a few verbs like sit, stand, and walk। वो ये बोल रही हैं कि इन द डेज दैट फॉलोड, वो जो उस दौरान जब उनकी टीचर उनको सिखाने के लिए आई थी, उस दौरान उन्होंने बहुत सारे अनजाने में, अनकॉम्प्रिहेंडिंग मतलब बच्चों अनजाने में, वो बहुत सारे वर्ड ऐसे सीखी अपनी टीचर से, जैसे पिन, हैट, कप,
ये सारे वर्ड वो सीखी। फिर कुछ वर्ब्स मतलब क्रियाएं जो होती हैं, जैसे बैठना, सिट बोलते हैं ना, बैठ जाओ, स्टैंड मतलब खड़े हो जाओ, वॉक मतलब वॉकिंग करना, चलना। तो ये सारे वर्ड्स है ना वो अपनी टीचर से सीखी अनजाने में ही। तब तक भी उनको पता नहीं था कि हाँ, बस वो उनके फिंगर्स उनके हाथ पे लिख देती थी और वो उसका अनुकरण करती थी। बट माई टीचर हैड बीन विथ मी सेवरल वीक बिफोर आई अंडरस्टूड दैट एवरीथिंग हैज अ नेम। जब तक वो समझ पाती कि हर एक चीज के लिए उनका नाम होता है, वर्ड होता है, उस दौरान उनकी टीचर उनके साथ काफी वीक तक रही, बहुत सेवरल वीक्स मतलब बहुत वीक हफ्ते तक रही, और वो सारे वर्ड्स उनको सिखाने की कोशिश करती थी। पिन हैट ये सब तो वो अनजाने में सीखी। बाद में उनको पता चला कि हाँ, हर एक चीज के लिए, थिंग्स के लिए वर्ड होता है। तब वो सीरियसली सीखना शुरू की। उनकी एजुकेशन, उनको लगने लगा कि हाँ, अब मुझे मेरी टीचर पढ़ा रही है। नेक्स्ट पैराग्राफ बच्चों, दिस इज द लास्ट पैराग्राफ। One day while one day while I was playing with my new doll, Miss Sullivan put my big rag doll into my lap also. वो एक दिन बता रहे हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि जो न्यू डॉल उन्होंने मतलब उनकी टीचर ने जो न्यू डॉल दिया था वो उससे खेल रही थी। तब तक है ना उनकी टीचर ने जो उनकी पुरानी सी डॉल थी, रैग मतलब जो पुरानी फटी सी डॉल थी, वो भी उनके लैप पे, वो भी उनके गोदी में लाके रख दिया उन्होंने। Spelled DOLL and tried to make me understand that DOLL apply to both. अब फिर उनकी टीचर ने क्या, दोनों डॉल रख दिया। अब उनकी टीचर उनका हाथ ली और उस पर DOLL लिख दिया। उनके फिंगर से उनको टच करा रही है कि दोनों चीजें मतलब दोनों जो डॉल है, दोनों के लिए हम डॉल शब्द का ही उपयोग करते हैं, जिससे तुम खेल रही थी और जो तुम्हारी पुरानी डॉल है। अप्लाइड मतलब बच्चों उसके लिए उपयोग करना, मतलब दोनों डॉल के लिए हम DOLL शब्द का उपयोग करते, दोनों गुड़िया के लिए। Earlier in the day we had a tussle over the word mug and water. उसी दौरान टीचर उनको और भी वर्ड सिखा रही थी, जैसे मग और वाटर। बट ये ना उन विवाद चल रहा था। टसल मतलब बच्चों विवाद, ये विवाद चल रहा था। टीचर मतलब सिखाने की कोशिश कर रही थी, बट वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो सारे जो वर्ड सीखी थी, पिन, हैट, कप, वो उसी में उलझी हुई थी, वो सीख नहीं पा रही थी। उसी दौरान इतना कोशिश करने, बहुत कोशिश करने के बाद नहीं हो पाया मग और वाटर। मिस सोलिवन had tried to impress it upon me that mug is mug and the water is water. वो पानी मतलब पानी के लिए हम वाटर शब्द का उपयोग करते हैं और मग के लिए MUG का उपयोग करते हैं, वाटर के लिए WATER। ऐसा बहुत बेचारी कोशिश कर रही थी। इम्प्रेस मतलब बच्चों प्रयास करना, बहुत उसकी टीचर कोशिश कर रही थी। बट आई परसिस्टेड मतलब वो डटी रही, वो सुनने के लिए तैयार नहीं थी। बट आई परसिस्टेड इन कंफाउंडिंग द टू। बट ये दो चीजों में, मग और वाटर के चक्कर में, वो है ना मतलब गड़बड़ कर रही थी, उनको समझ में ही नहीं आ रहा था। और या तो फिर उस टाइम उनकी सिचुएशन है ना सीखने लायक नहीं थी, या उन इरिटेट हो रही थी कि मुझे टीचर है ना क्या सिखाने की कोशिश कर रही है, बहुत कोशिश कर रही है, बट वो गड़बड़ कर रही थी, सीख नहीं पा रही थी। इन डिस्पायर शी हैड ड्रॉप द सब्जेक्ट फॉर द टाइम। फिर उनकी टीचर है ना बहुत बेचारी बहुत कोशिश कर रही थी, उनकी टीचर ने इस चीज को उस वक्त ड्रॉप कर दिया, वो आइडिया मतलब छोड़ दिया। वो सोची कि जाने दो, बच्ची है, नहीं सीख पा रही है, देख तो पा नहीं रही है, सुन भी नहीं पा रही है, और इस वक्त है ना छोड़ देते हैं, ये हम कुछ दूसरा सिखाने की कोशिश में करती हूँ। जब तक कि है ना न्यू वर्ड है ना चालू हो जाएगा, तो बाद में मैं इसको मग और वाटर सिखाऊंगी। तो टीचर ने वो सब्जेक्ट वहां पे छोड़ दिया, क्योंकि वो बहुत कोशिश की और वो सीखने के लिए तैयार नहीं थी। ओनली टू रिन्यू इट एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। उन्होंने सोचा नया वर्ड चालू करती हूँ, बाद में ये सिखा दूंगी। आई बिकेम इम्पेशेंट एट हर रिपीटेड अटेम्प्ट्स। बार बार इम्पेशेंट मतलब बच्चों बेचैन। मैंने शब्द निकाला है आपको है ना, मैं
उसका स्क्रीन बताऊंगी, आप स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए, ले लीजिएगा। रिपीटेड अटेम्प्ट्स, अटेम्प्ट्स मतलब बच्चों प्रयत्न, वो बार बार टीचर कोशिश कर रही थी तो उनको बहुत गुस्सा आ गया कि क्या मुझे सिखा रही। एंड सीजिंग द न्यू डॉल आई डैश्ड इट अपॉन द फ्लोर, उन्होंने डॉल को पकड़ा, उनके पास में जो डॉल थी पकड़ा और जोर से उन्होंने वो डॉल को पटक दिया फ्लोर पे, जोर से। आई वॉज कीनली डिलाइटेड व्हेन आई फेल्ट द फ्रेगमेंट ऑफ द ब्रोकन डॉल एट माई फीट। बच्चों आज मैं आप लोगों को यहाँ तक ही पढ़ाऊंगी। तो वो ना, आई वॉज कीनली डिलाइटेड, डिलाइटेड मतलब उनको बहुत मजा आया, बहुत ही। उन्होंने जब पकड़ के उस डॉल को जोर से फ्लोर पे फेंका तो जो डॉल बच्चों टूट गई, और टूटने के बाद है ना उसके सारे टुकड़े है ना बिखर गए और कुछ टुकड़े उनके पैर के पास आके गिरे। तो उनको बड़ा मजा आया, उनको बहुत अच्छा लगा कि अच्छा हुआ डॉल टूट गई, और वो बहुत ही खुश दिखाई दी। तो बच्चों ये जो आज हम लोग ने यहाँ पे उनके लाइफ का स्ट्रगल, जो हेलन केलर थी जो 2 साल की उम्र में ही अंधी और बहरी दोनों हो गई थी, उनकी टीचर ने उनको किस प्रकार से ये उनको धीरे धीरे छोटे छोटे शब्दों से पिन हेड डॉल से उनको पढ़ाना, वाटर मग, और आगे के आप लेसन में देखेंगे कि उनको प्रैक्टिकली ले जाके उन्होंने बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की, और वो सीखी भी बच्चों। थोड़ा इरिटेट हुई, थोड़ा गुस्सा हुई, लेकिन इतने प्रॉब्लम्स के बावजूद भी उन्होंने आगे पढ़ाई की, और उन्होंने ब्रेल, अब अंधों के लिए बच्चों ब्रेल लिपि होती है जिसको वो टच करके, शब्दों को टच करके वो स्टडी करते हैं, उसको ब्रेल लिपि बोलते हैं। तो वो उसकी सहायता से, तो ब्रेल लिपि में बुक्स भी आई हैं, उनके हेल्प से, अपनी टीचर की सहायता से उन्होंने आगे पढ़ाई की। बहुत सारे, कई बार उनको बहुत सारी किताबें बच्चों नहीं मिलती थी, तो भी है ना उन्होंने जितना जो भी अवेलेबल था वो आगे उसमें जो भी ब्रेल लिपि में अवेलेबल था वो अपनी पढ़ाई जारी की। फिर उन्होंने विश्वविद्यालय में, स्कूल में, बहुत सब जगह जाके अपने हायर एजुकेशन लिया उन्होंने। और बच्चों फिजिकल हैंडीकैप बच्चों के लिए उन्होंने आगे जो उन्होंने सामाजिक कार्य भी बहुत सारे किए। जो फिजिकल हैंडीकैप बच्चे थे, ऐसे ही अंधे बहरे या लंगड़े जो भी बच्चे थे, उनके लिए उन्होंने बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए, अनाथालय भी खुलवाए, काफी कुछ संस्था का निर्माण उन लोगों के लिए किया, दान भी इकट्ठा किया, लोगों को मोटिवेट किया इन लोगों के लिए दान करने के लिए। और जो बच्चों दान की जो राशि आती थी उसमें से वो एक भी पैसा खर्च नहीं करती थी, सारा वो बच्चों के लिए ही लगा देती थी, उनकी खुशियों के लिए। उन्होंने इसके अलावा जो उन्होंने अपना जो यूएसए में जो स्टडी होती थी वो तो सीखा ही, उसके अलावा अपनी टीचर से उन्होंने जर्मन, लैटिन, इंग्लिश, फ्रेंच, ये भी भाषाएं उन्होंने सीखी। और बच्चों उनके बारे में बहुत बहुत उन्होंने अपने जीवन में कटुता का अनुभव किया, तो उस अनुभव को और अपने एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस से उन्होंने ब्रेल लिपि में ही उन्होंने 9 किताबें लिखी, और वो 9 किताबें 50 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके पब्लिश की गई। उन्होंने बच्चों अपनी शारीरिक दुर्बलता, जो उनके पास वीक पॉइंट था, उन्होंने कभी अपने वीकनेस को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। इसके अलावा बच्चों उन्होंने कई देशों में इन बच्चों के लिए, फिजिकल हैंडीकैप बच्चों के लिए कई देशों में भ्रमण किया, उसमें साउथ अफ्रीका, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, और वहाँ पे उन्होंने मोटिवेशनल स्पीच दिया, उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए, उनके जीवन में प्रकाश लाने के लिए, उनके जीवन को मोटिवेट करने के लिए जो प्रेरणात्मक स्पीच भाषण होता है वो भी अलग अलग जगहों पे जाके दिया, ताकि उनके में आशा जगाई उन्होंने आगे बढ़ने की। उन्होंने अपना भी एग्जाम्पल दिया कि मैं भी इस प्रकार से थी, लेकिन देखो मैंने कैसे अपनी लाइफ से स्ट्रगल करके मैंने पढ़ाई की। तो इस प्रकार की प्रेरणात्मक स्पीच, भाषण, मोटिवेशनल स्पीच देके उनके भी जिंदगी में आशा जगाई, रोशनी जगाई। और बच्चों इनके ऊपर हेलन केलर के ऊपर है ना फिल्म भी बनी, उनको कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। और उनका मेन उद्देश्य बच्चों यही था कि गरीब और अपंग लोगों की सहायता करना। उसके लिए उन्होंने बहुत सारे संस्थान
और बहुत सारे पैसे भी इकट्ठा करके उन सभी लोगों का उन्होंने बहुत सारे देशों में, सिर्फ अपने ही देश में नहीं बल्कि अन्य देशों में भी उन्होंने सहायता की, हेल्प किया बच्चों। और यहाँ पे बच्चों है, आप है ना, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ये पेज फर्स्ट है, फिर एक और पेज है बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। हेलो सर। बच्चों को कुछ डाउट है तो आप पूछिए, जो भी मैंने पढ़ाया है अभी तक। और आप इसका स्क्रीनशॉट मीनिंग्स का जरूर निकाल लीजिए बच्चों। विजन मतलब दृष्टि है, नॉलेज ज्ञान, ब्लाइंड अंधा, फिर एम्प्टीनेस खालीपन, अफ्रेड मतलब डरना, डरा हुआ। आपको लेसन पढ़ाते वक्त भी मैंने काफी कुछ स्पेलिंग उसका अर्थ बताया है। बच्चों कुछ डाउट है तो पूछिए। टीचर रिवेल मतलब? रिवील मतलब बच्चों ये आप REVEAL की बात कर रहे हो ना। रिवील मतलब कि साक्षात्कार करना। जैसे मैंने आपको बताया इस लेसन में कि वो जो टीचर उनके पास आई, उन्होंने उनको प्यार से गले लगाया और वो बता रही है कि वो मुझे ही मुझसे मिलवाने के लिए आई थी, मतलब मुझसे ही रिवील करवाने के लिए आई थी, मेरा साक्षात्कार करवाने के लिए आई थी। क्योंकि वो अकेले बैठी रहती थी, उनसे कोई बात नहीं करता था, उनसे कोई मिलता जुलता नहीं था। बट जब उनकी टीचर आई तो उनको बहुत अच्छा लगा, और सबसे बड़ी बात उनको ये लगा कि मेरी टीचर मुझे प्यार करने के लिए आई थी। बिकॉज उनकी टीचर भी जो थी एनी सलीवन, वो भी है ना अंधी ही थी, और उन्होंने जो फिंगर स्पेलिंग मेथड है वो सीखा था, और वही वो सिखाने के लिए आई थी। समझ में आया बेटा? हेलो मिस। मिस जो आपने हाँ पहले मीनिंग का वो स्लाइड दिखाया था वो दिखाइए ना। हाँ हाँ बेटा दिखाती हूँ, ये ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। हाँ हेलो टीचर। हाँ बेटा बोलो। फेल्ट मतलब? हाँ बेटा। फेल्ट। क्या बेटा, क्या? मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आपका वर्ड सुनाई नहीं दे टीचर रहा। फेल्ट। कहाँ पे है? मुझे पेज नंबर बताइए तो मैं आपको वर्ड बताती हूँ। और 39 उसको टीचर। उसी पैरा 39, 39 में हाँ टीचर। फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट है कि फीट? वो नहीं टीचर। हाँ तो FELT। फेल्ट। अच्छा, फेल्ट मतलब फील करना। ये देखो पे पेज नंबर 38 पे लास्ट वर्ड है आपका, आई फेल्ट द फ्रेगमेंट्स ऑफ द ब्रोकन डॉल एट माई फीट। आई फेल्ट मतलब महसूस किया उन्होंने, जो वो डॉल उठा के फेंकी ना फ्लोर पे, तो और उसके टुकड़े ना उनके पैर पे आके गिरे, तो उनको बहुत मजा आया, वो फील की, वो उन्होंने जो अनुभव किया कि अच्छा हुआ डॉल टूट गई और उसके टुकड़े है ना पैरों पे, उनको बड़ा मजा आया। डिलाइटेड है बच्चों, देखो उसके पास में ही DELIGHTED, डिलाइटेड, उनको मजा आया, महसूस हुई। टीचर अंधे लोग पेपर कैसे लिखते हैं? क्या मैंने बताया?
लिपि और जो शब्द होते हैं उसको टच करके देखते हैं, जैसे डी लिखा हुआ है तो डी ऐसे उसमें उभरा हुआ रहता है, तो उसको अपने फिंगर से टच करते हैं, रहेगा तो अलग ही रहेगा तो वो बार बार उन वर्ड्स को न टच करते करते उनको समझ में आ जाता है कि ओ है, ये सर का फिंगर ऐसे जाता है तो वो सोचते हैं कि हाँ ये ओ है। फिर एल है तो उस पे वो फिंगर जाता है। तो ब्रेल लिपि जैसे आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में आप लोग के लिए अलग रहता है कि आप देख सकते हो, तो ये लिखावट रहती है जिसको आप देख सकते हैं। बट हाँ, तो बच्चों आज हम लोग ने हेलन केलर और उनकी टीचर एनी सुलिवन के बारे में पढ़ा। एनी सुलिवन जी ने हेलन केलर की लाइफ ही पूरी बदल दी और उनकी लाइफ में उन्होंने इतनी खुशियां भर दी और वो अपनी लाइफ खुशी से और आगे बहुत सारा हायर स्टडी लेके वो आगे बढ़ती गई। उन्होंने बहुत सारे सामाजिक कार्य भी किए और अपने जीवन में भी वो खुशी से रही। और बच्चों एक बताना चाहती हूँ आप लोगों की, उनकी उनकी टीचर की मृत्यु पहले हुई तो उनको बहुत हर्ट हुआ और जब तक उनकी टीचर है ना जिंदा थी वो उनसे जुड़ी रही, एनी सलिवन के साथ वो जुड़ी रही और उन्होंने उनसे ही बहुत सारी, जैसे मैंने आपको बताया, जर्मन, लैटिन, इंग्लिश, फ्रेंच भाषा सीखी। और उनकी हेलन केलर जी की मृत्यु 1 जून 1968 में हुई बच्चों। बट उन्होंने जो कार्य किया है उन कार्यों की वजह से आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। धन्यवाद बच्चों।